हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर में। यूपी एनएम की वैकेंसी के लिए आज फिर से हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है स्क्रीन पे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस नाम से जाना जाता है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है मदर टेरेसा ऑफ इंडिया, बी है लेडी विद दी टॉर्च, सी है लेडी विद द लैम्प और डी है लेडी विद द कैंडल। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो इसमें जो जितने भी सिपाही थे या जितने जान माल की बहुत हानि हुई थी, इसमें बहुत से लोग घायल हो गए थे, गंभीर रूप से घायल थे, तो उनका ये इलाज करती थी और फ्री सेवा करती थी। तो इन्हें ही पहली नर्स के तौर पे जाना जाता है। ये रात में भी मरीजों का देखभाल करती थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल लैंप लेकर के, इसीलिए इनको कहा जाता है लेडी विद द लैंप। तो आपको जानकारी हो गई इनको लेडी विद द लैम्प क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये रात में भी लैंप लेकर के अपने रोगियों का, मरीजों का जो देखभाल करती थी। तो इसलिए इस यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लेडी विद द लैंप। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शैशवावस्था से वयस्कावस्था में आने पर हृदय की धड़कन की दर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है बढ़ जाती है, बी ऑप्शन है कम हो जाती है, सी ऑप्शन कम या अधिक हो सकती है, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शैशवावस्था से वयस्कावस्था आने पर हृदय की धड़कन जो है वो कम हो जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हार्ट बीट जो है ज़्यादा तेज़ चलती है, ज़्यादा होती है। तो और जैसे जैसे वो परिपक्व अवस्था में पहुंचते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनकी हार्ट बीट कम होती जाती है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कम हो जाती है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें ए ऑप्शन दिया है, रक्त समूह बी वाला व्यक्ति रक्त समूह बी व ए बी वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। बी ऑप्शन में है रक्त समूह ए में ए एंटीजन तथा अल्फा एंटीबॉडी पाई जाती है। तीसरा जो सी जो है ग्रुप है वो है रक्त समूह बी में बी एंटीजन तथा अल्फा एंटीबॉडी पाई जाती है। डी ऑप्शन में दिया है रक्त समूह ए बी सार्वत्रिक ग्राही तथा रक्त समूह ओ सार्वत्रिक दाता कहलाता है। तो इसमें जो है वह जो बी ऑप्शन है वह रक्त समूह ए में ए एंटीजन तथा ए अल्फा एंटीबॉडी पाई जाती है, ये जो है ये ऑप्शन सही नहीं लिखा है। तो इसमें कह रहा है इस प्रश्न में कौन सा असत्य है। तो बाकी ए सी और डी ये तीनों जो ऑप्शन है वे सही है, और इसमें जो बी ऑप्शन है यह सही नहीं है। तो कह रहा है कौन सा असत्य है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संक्षिप्त रूप QH का अर्थ होता है। संक्षिप्त रूप QH का क्या अर्थ होता है। तो इसमें इसका अर्थ होता है, इसमें ऑप्शन ए में दिया है 8वें दिन, बी में दिया है प्रत्येक 8 घंटे बाद, सी ऑप्शन है 8 घंटे तक हर घंटे, और डी ऑप्शन में 8 दिन तक दिन में एक बार। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में जो है प्रत्येक 8 घंटे बाद QH का अर्थ होता है प्रत्येक 8 घंटे बाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
प्रभावी संप्रेषण की व्यक्तिगत रुकावटों में सम्मिलित नहीं है। क्या है? भाषा। तो प्रभावी संप्रेषण की व्यक्तिगत रुकावटों में भाषा तो सम्मिलित है ही। बी अफवाहें हैं। सी अधीरता दिया है और डी दिया है आयु। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अफवाहें। अब छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन दिया है, रक्तदान वही व्यक्ति कर सकता है जिसने पिछले 3 महीनों में रक्तदान नहीं किया हो। ये तो सही ऑप्शन है, ये तो सही कह रहा है, तो ये नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे है, निराहारी होने पर व्यक्ति से रक्त नहीं लेना चाहिए। निराहारी होने पर व्यक्ति से रक्त नहीं लेना चाहिए। और सी ऑप्शन दिया, रक्तदान करने के पश्चात व्यक्ति को अगले 1 घंटे तक मुंह द्वारा कुछ भी नहीं देना चाहिए। तो ये बात सही है। डी है, रक्तदाता का हीमोग्लोबिन स्तर 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये भी बात सही है। इसमें जो है बी ऑप्शन दिया है, निराहारी होने पर व्यक्ति से रक्त नहीं लेना चाहिए। ये जो है ऑप्शन गलत है। निराहारी होने पर ही भी व्यक्ति से रक्त लिया जा सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है कह रहा है कौन सा कथन असत्य, तो बी कथन जो है वहाँ पे असत्य है। अगला प्रश्न है, एएनएम द्वारा मरीज को बेड बाथ देते समय अंगों का किस क्रम में बाथ कराना चाहिए? एएनएम द्वारा मरीज को बेड बाथ देते समय अंगों को किस क्रम में बाथ कराना चाहिए? तो पहला कह रहा है, पहले हाथ, भुजा, चेहरा, गर्दन, उदर, सीना, पीठ, टांगे तथा पेरिनियम। बी में कह रहा है चेहरा, गर्दन, भुजाएं, हाथ, सीना, उदर, पीठ, टांगे तथा पेरिनियम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन कह रहा है भुजाएं, टांगे, चेहरा, गर्दन, सीना, उदर, पीठ एवं पेरिनियम। डी में कह रहा है भुजाएं, हाथ, टांगे, पेरिनियम, उदर, पीठ, सीना, गर्दन एवं चेहरा। तो सबसे पहले चेहरे को धुलना चाहिए। जब भी मरीज को बेड बाथ देते हैं सबसे पहले चेहरे को धुलना चाहिए, उसके बाद उसकी गर्दन, भुजाएं, फिर हाथ धुलना चाहिए, सीना, उदर, पीठ, टांगे और वगैरह पेरिनियम वगैरह जो भी है सब धुलना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमें सही दिख रहा है, सही है। यहाँ पे हम बी ऑप्शन पे टिक कर देंगे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा कारक घाव भरने की प्रक्रिया का अनुकूल कारक नहीं है? कौन सा कारक घाव भरने की प्रक्रिया का अनुकूल कारक नहीं है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन युवावस्था, बी ऑप्शन कोर्टिकोस्टेरॉइड का अधिक उपयोग, सी पुनर्जनन की क्षमता वाले ऊतकों की उपस्थिति, डी संक्रमण रोधी साधनों का उपयोग। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन होगा कोर्टिकोस्टेरॉइड का अधिक उपयोग। ठीक है, तो इसका उपयोग घाव भरने के लिए नहीं करना चाहिए, अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, सीमित मात्रा में करना चाहिए। तो ये हम बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर देंगे। ये अच्छा साधन नहीं है, इसे अधिक मात्रा में उपयोग नहीं करना चाहिए, सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। 9वां प्रश्न है, चोटग्रस्त स्थान पर गैंग्रीन होने का सबसे प्रमुख कारण है? तो ए ऑप्शन में दिया है विटामिन सी की कमी, बी ऑप्शन दिया है अपर्याप्त रक्त आपूर्ति, सी ऑप्शन में वृद्धावस्था और डी ऑप्शन में है कोर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अपर्याप्त रक्त आपूर्ति। अपर्याप्त रक्त आपूर्ति होती है तब चोट जहाँ लगा रहता है वहाँ गैंग्रीन होने लगता है। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन हम सही कर देंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंसोम्निया का अर्थ होता है
ए ऑप्शन जब मरीज घूमने फिरने में असमर्थ हो, बी ऑप्शन बेहोश मरीज, सी ऑप्शन जब मरीज निद्रा लेने में असमर्थ हो, और डी ऑप्शन जब मरीज खाना खाने में असमर्थ हो। तो जब मरीज निद्रा लेने में असमर्थ होता है तब उसे इंसोम्निया कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 प्रश्न है। 11वां प्रश्न है, इंसुलिन का इंजेक्शन किस रूट से लगाया जाता है? इंसुलिन का इंजेक्शन किस रूट से लगाया जाता है? ए है आईडी, बी है एससी, सी है इंटरटेकल, डी है आईएम। तो ये एससी रूट से लगाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, एससी रूट। अगला प्रश्न है, निम्न में से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने का सही जगह है? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने का सही जगह है, पहला है डोर्सल ग्लूटियल साइट, बी है डेल्टॉयड साइट, सी है वास्टर लेटरलिस साइट, डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी ऑप्शन से जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन हम टिक कर देंगे, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नर्सिंग को प्रोफेशन माना जाता है क्योंकि नर्सिंग में नर्स पूरी तरह मरीज की सेवा में समर्पित रहती है। बी ऑप्शन है नर्सिंग कार्यों के द्वारा ही नर्स अपनी आजीविका कमाती है। सी ऑप्शन है नर्सिंग एक नेक कार्य है। डी ऑप्शन नर्सिंग प्रोफेशन के सभी क्राइटेरिया को पूरा करती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्सिंग जो है प्रोफेशन के सभी क्राइटेरिया को पूरा करती है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 सही नियम जो कि किसी मरीज को दवा देते समय दिमाग में रखने चाहिए, वे क्या हैं सही नियम? ए ऑप्शन है सही मरीज, सही दवा, सही मार्ग, सही डोज एवं सही समय। बी ऑप्शन में दिया है सही मरीज सही स्थान, तो सही स्थान इसमें दिया, स्थान से कोई मतलब नहीं है। सही इलाज, सही मार्ग, सही डोज। सी ऑप्शन है सही मरीज सही समय, सही अस्पताल, सही स्थान, सही डोज, यहाँ पर भी सही स्थान दिया है। डी है सही मरीज सही नर्स, सही रास्ता, सही समय, सही दवा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सही मरीज सही दवा, सही मार्ग, सही डोज एवं सही समय। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही माना जाएगा। स्थान से इसमें कोई मतलब नहीं है, सही अस्पताल से कोई मतलब नहीं है। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। संक्षिप्त रूप एब्रेविएशन SOS का अर्थ होता है। एब्रीविएशन SOS का अर्थ होता है ए आपात स्थिति में जब भी आवश्यक हो, बी दिया है तत्काल, सी एक दिन छोड़कर एक दिन, डी दिया है आज रात को। तो इसका जो है अर्थ हो जाएगा आपात स्थिति में जब भी आवश्यक हो एब्रीविएशन SOS उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां, एक बच्चे को दस्तावर एनीमा देने के लिए कितने घोल का प्रयोग करना चाहिए? तो यहाँ पर ए ऑप्शन में 1500 ml दिया है, बी ऑप्शन में 250 ml या इससे कम, सी 250 से 500 ml, डी 100 मिलीलीटर या इससे कम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 250 से 500 ml के बीच में ही उसको एनीमा देने के लिए घोल का प्रयोग करना चाहिए। सभी के सभी प्रश्न बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से।
17 नंबर है संक्षिप्त रूप स्टेट का अर्थ होता है। ए है आपात स्थिति में जब भी आवश्यक हो। बी तत्काल। सी एक दिन छोड़कर एक दिन। डी है आज रात। तो ये तत्काल, ये इमरजेंसी जो है ये तत्काल उपलब्ध कराई जाती है तुरंत। स्टेट डायरेक्टरी में स्टेट का जो अर्थ होता है वो होता है उसमें तत्काल उपलब्ध कराना जो भी ज़रूरत हो मरीज को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है रक्त को किस तापमान पर संग्रहित करना चाहिए। रक्त को किस तापमान पर संग्रहित करना चाहिए। तो ए दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, सी है 20 डिग्री सेल्सियस पर, डी कमरे के तापमान पर। तो रक्त को जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर रक्तहीन करना संग्रहित करना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक्टिव एक्सरसाइज का अर्थ होता है ए मरीज द्वारा बिना किसी सहायता के शारीरिक एक्टिविटी का संपादन करना। एक्टिव एक्सरसाइज का अर्थ होता है मरीज द्वारा बिना किसी सहायता के शारीरिक एक्टिविटी का संपादन करना। बी ये है ऐसी शारीरिक एक्टिविटी जो कि दूसरे व्यक्ति द्वारा संपन्न की जाती है, इसमें मरीज का कोई ऐच्छिक प्रयास नहीं होता है। सी है ऐसा शारीरिक एक्टिविटी जो कि जमीन पर संपन्न की जाती है। डी ऑप्शन जब मेडिकल स्टाफ एवं मरीज दोनों आपसी सहयोग से शारीरिक एक्टिविटी संपन्न करते हैं। तो ए ऑप्शन सही होगा। मरीज द्वारा बिना किसी सहायता के शारीरिक एक्टिविटी का संपादन करना ही एक्टिव एक्सरसाइज कहलाती है। बीसवां डीएमपीए है एक। 20वां प्रश्न है डीएमपीए है एक। ऑब्स्टेट्रिकल सर्जिकल प्रोसीजर। ऑब्स्टेट्रिकल सर्जिकल प्रोसीजर बी ऑप्शन में डी और सी का एक प्रकार। सी है एक इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक। डी है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। डीएमपीए क्या है, एक इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक है जो इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, जो डीएमपीए है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंट्रासेसियस इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है। इंट्रासेसियस इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है। स्पाइन, ए ऑप्शन स्पाइनल गुहा में, बी ऑप्शन अस्थि मज्जा में, सी ऑप्शन त्वचा के नीचे ऊतकों में, डी ऑप्शन हृदय पेशी में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। एनाल्जेसिक 22वां क्वेश्चन है एनाल्जेसिक औषधि का उपयोग होता है। ए ऑप्शन पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए, बी ऑप्शन आराम देने के लिए, सी ऑप्शन नींद को बढ़ाने के लिए, डी जीवाणु को मारने के लिए। तो 22वां ऑप्शन, 22वां प्रश्न का जो है एनाल्जेसिक औषधि का प्रयोग पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए, दर्द, ये पेन किलर है। तो ये ए ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए। 23वां प्रश्न है एक सर्जिकल घाव को माना जाता है। ए ऑप्शन स्वच्छ घाव, बी ऑप्शन संक्रमित घाव, सी ऑप्शन संदूषित घाव, डी ऑप्शन स्वच्छ अथवा संक्रमित दोनों प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पर स्वच्छ घाव को ही सर्जिकल घाव कहा जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वच्छ घाव को हम सर्जिकल घाव कहते हैं।
24वां प्रश्न है, प्रतिदिन आंतों से मल के द्वारा उत्सर्जित जल की मात्रा होती है 100 मिलीलीटर, बी 200 मिलीलीटर, सी 400 मिलीलीटर, डी होता है नगण्य। तो यहाँ पे 200 मिलीलीटर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्रतिदिन आंतों से मल के द्वारा उत्सर्जित जो जल की मात्रा होती है वह 200 ml होती है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, पैथोजन कहलाते हैं, ए ऑप्शन है जीवाणु से होने वाले रोग, बी जीवाणु जो जानवरों में पाए जाते हैं, सी जीवाणु जो लाभदायक होते हैं, डी जीवाणु जो प्लांट में पाए जाते हैं। तो जीवाणुओं से होने वाले रोगों को पैथोजन कहते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवाणु जो रोग पैदा करते हैं उन्हें ही पैथोजन कहते हैं। तो हमारा ये 25 क्वेश्चन का जो सीरीज है आज यहीं तक। हमें आशा है ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।